नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। और मैं अभय सिंह ठाकुर आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच बच्चों रीजनिंग के लेक्चर को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है, हम रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक विशेष टॉपिक है। और ये आज उसका तीसरा लेक्चर है। अभी तक हमने जो चर्चा की है उसमें हमने स्टैंडर्डाइज को पढ़ा है, नॉन स्टैंडर्डाइज को पढ़ा है। आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। और आज हम एक सबसे यूनिक बात ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि आपको मैंने 3 गोल्डन रूल बताए नॉन स्टैंडर्डाइज के, तो उन तीनों गोल्डन रूल्स का कब कब आप उपयोग कर सकते हो उसकी चर्चा मैं आज देता हूँ। सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे। तो करते हैं आज के लेक्चर को शुरू। सबसे पहले जैसा हमेशा हिदायत आपको दी जाती है कि जिस समय आप लेक्चर देख रहे होंगे किसी प्रकार का कोई कॉपी पेन यूज आपने नहीं करना है, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लेक्चर के साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो बच्चों, जैसे कि आपके पास 3 गोल्डन रूल थे, यू नो दैट ना, मैंने आपको 3 गोल्डन रूल लिखवाए हैं। उन 3 गोल्डन रूल में से कौन सा रूल कब यूज करना है, ये बहुत बड़ा डाउट बच्चों को रहता है बच्चों की कौन सा रूल हम कब यूज करें, कौन सा रूल कब यूज करें। तो बोला इन डाइस क्वेश्चंस इफ द एग्जामिनर आस्क्स द ऑपोजिट ऑफ द कॉमन देन द फर्स्ट रूल इज यूज्ड। इफ द एग्जामिनर आस्क्स द opposite of anything other than the common then the third rule is used। देखो, यदि इन पासे के प्रश्नों में जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, वो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन संख्या के विपरीत पूछता है तो आपने फर्स्ट रूल का यूज करना है। और अगर एग्जामिनर जो है उभयनिष्ठ के अतिरिक्त किसी नंबर के विपरीत पूछता है तो आपने इसका तीसरा रूल यूज करना है। जैसे कि कुछ प्रश्न हम करेंगे, उन प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें चलेंगी। जैसे क्वेश्चन है सबसे पहले, इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू सी। मुझे बताइए बच्चों, आपको एक ऐसे नंबर के ऑपोजिट पूछा जा रहा है जो दोनों डाइस के डायग्राम्स में कॉमन है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक सी है जो दोनों में कॉमन है, तो मतलब उभयनिष्ठ के विपरीत पूछा जा रहा है। तो आप कौन सा रूल यूज करोगे? फर्स्ट रूल यूज करोगे। अब देखिए मैंने क्या कहा था फर्स्ट रूल में कि अगर सी के सामने बी है बच्चों तो ये कभी विपरीत में नहीं होगा। अगर सी के समक्ष बी है तो ये विपरीत में नहीं हो सकता। अगर सी के सामने ए है तो वो भी विपरीत में नहीं होगा। अगर सी के सामने डी है बच्चों तो वो भी विपरीत में नहीं होगा। और सी के सामने अगर ई है तो वो भी विपरीत में नहीं होगा। इस बात को आप समझते हो? मतलब सी के सामने बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, तो क्या होगा बच्चों? ए बी सी डी ई एफ। आपको बोला ये गया है कि सी के विपरीत बताना है, ना ए है ना बी है ना डी है ना ई है, तो बचा हुआ एफ जो होगा वो सी के विपरीत होगा। एफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? कि अगर उस नंबर के विपरीत पूछा जाए जो नंबर डायग्राम दोनों जो चित्र आपको दिए हैं उसमें कॉमन है, तब आपने फर्स्ट रूल का यूज करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4। अब 4 के ऑपोजिट, अब मुझे ये बताओ बच्चों, इन दोनों डायग्राम में कॉमन 5 था, लेकिन 5 के ऑपोजिट में नहीं पूछा गया बल्कि 4 के ऑपोजिट में पूछा गया। तब आप यूज करेंगे, यू कैन यूज थर्ड गोल्डन रूल। और कैसे, वो आपको पता है कि आपने देखना वो कॉमन नंबर, जैसे कि 5 यहाँ पे कॉमन है तो क्लॉकवाइज में घूमो, दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में घूमो। यहाँ पे 5 है, फिर बाद में 4 है, फिर 1 है। यहाँ पे 5 है बच्चों, फिर 6 है और फिर 2 है। तो 1 के ऑपोजिट में 2, 4 के ऑपोजिट में 6, 6 आपका आंसर। ये हमने देखा, ये थर्ड रूल का यूज करके किया हमने। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन करें, इन गिवन डायग्राम व्हिच नंबर इज ऑपोजिट टू 6। 6 के ऑपोजिट बताना है। तो देखो बच्चों, अब इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं? आप 6 के ऑपोजिट ढूंढोगे तो नहीं समझ आएगा, पहले डायग्राम में तो कुछ बनेगी नहीं बात। इसलिए मैं इसका फर्स्ट डायग्राम यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेकंड और थर्ड से आंसर करूंगा। मुझे 6 के ऑपोजिट पूछा, 6 के अलावा यहाँ पे 4 और 5 है। क्या 4 और 5 इन दोनों डायग्राम से कहीं कॉमन थे? हाँ, यहाँ पे कॉमन थे, इसलिए मैं फर्स्ट डायग्राम का यूज नहीं किया। 4 और 5 यहाँ है, 4 5 और यहाँ है। दूसरा रूल क्या बोलता था कि यदि पासे के दो चित्रों में कोई दो संख्या उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दो संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो 6 के ऑपोजिट बचा हुआ 3 होगा, तो 3 आपका आंसर है। ये सेकंड रूल का यूज किया मैंने। अब फोर्थ वन, इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5। 5 के ऑपोजिट बताना है बच्चों। तो 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, कौन सा रूल यूज करें? यहाँ पे भी वही थर्ड रूल, कॉमन नंबर ये है तो क्लॉकवाइज में घूमिए। 3 5 1 3 6 2, किसके ऑपोजिट में? 5 के ऑपोजिट में 6 होता है, 6 आपका आंसर। थर्ड रूल का यूज करके किया मैंने।
अगला प्रश्न देखिए, इन गिवन डायग्राम विच नंबर इज ऑपोजिट टू एट द रेट। देखो अब यहाँ पे चीजें आपको दिख रही होंगी, प्लस एट द प्लस और परसेंटेज, यहाँ पे प्लस और परसेंटेज, बची हुई दोनों संख्या आपस में विपरीत होंगी। कौन सा रूल कहता है? सेकंड रूल क्या कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में कोई दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो तो बची हुई दोनों नंबर्स जो होंगी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो एट द रेट के आंसर है इक्वल टू आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपको दिखेगा। 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया, यदि ऊपरी स्तर पर आई संख्याओं का योगफल 14 हो तो निचली स्तर पर आई संख्याओं का योगफल कितना होगा? स्टैंडर्ड डाइस की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है? स्टैंडर्ड डाइस की। और यू नो दैट स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जहां पर ऑपोजिट, फर्स्ट लेक्चर को याद करिए, जहां पर ऑपोजिट साइड्स का सम ऑलवेज 7 होता है। अब मुझे बताओ 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया, ये मैंने मान लिया पहला पासा, ये मान लिया दूसरा पासा, ये मान लिया तीसरा पासा, तीनों को जमीन पे फेंका गया। यदि ऊपरी स्तर पर आई संख्याओं का योगफल, मान लो यहाँ पे x आया, यहाँ पे y आया, यहाँ पे z आया, और इनको प्लस कर दूं तो मेरे पास बोल रहे 14 है। ऊपरी स्तर की आई संख्याओं का योगफल 14 है। तो निचली स्तर पर आई संख्याओं का योगफल कितना होगा? मान लो यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो कितना होगा ये पूछा आपसे। मुझे बताइए, एक डाइस जो होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें अगर ऊपर x है नीचे y है तो x प्लस वाई कितना होगा? हमेशा 7 होगा। ये आपको पता है ऑपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो पहले का भी 7 हुआ, अगले का भी 7 हुआ, तीसरे का भी 7 हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 21। इस 21 में से 14 निकाल दो, कितना? 7 आपका आंसर। इसको यूं भी समझिए, 14 बताया ना आपको, मान लो ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, ये तीसरा डाइस, और आपको 14 सम किया ऊपरली साइड का। मान लो ये 4 था, ये 5 था, 5 4 9 होते हैं, 9 में 5 और प्लस कर दीजिए, 14 हो गए, है ना। अब अगर ऊपर 4 है तो नीचे कितना होगा? स्टैंडर्ड इसमें 3 होगा, पता है आपको। अगर ऊपर 5 है तो इधर 2 होगा, इधर 5 है तो इधर 2 होगा। तो देखो प्लस करके नीचे वाली संख्याओं का सम 5 3 2 5 5 2 7। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये पहला आंसर 7 इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही 4 मानक, अब 4 मानक पास है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 मानक पासों को फेंका गया, यदि ऊपरी स्तर पर आई संख्याओं का योगफल 15 हो, यदि ऊपरी स्तर पर आई संख्याओं का योगफल 15 हो, तो देखो कैसे बनेगी बात। मतलब यहाँ पे x, y, z और a, इन सभी को प्लस करके 15 आ रहा है। तो मुझे बताइए एक डाइस का सम कितना होता है? 7। तो 7, 4 डाइस है, 7 चौके 28, इस 28 में से 15 माइनस करो, 13 आपका आंसर होगा। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, जैसे एक डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, 15 हो रहा है सम, 15 सम हो रहा है। तो मान लो ये 5 था, ये 4 था, 9 तो यहीं चले गए, 2 और गया, 5 4 9 2 11, 11 और 4 15। तो 5 यहाँ पे, तो नीचे कितना होगा? 2 ही आ सकता है। 4 ऊपर है तो नीचे 3 होगा, 2 ऊपर है तो 5 नीचे होगा, 4 ऊपर है तो 3 नीचे। प्लस करो इन सभी को, 2 3 5 5 5 10 3 13। तो 13 आपका आंसर है बच्चों। आई होप क्लियर हुए होंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ डैश डैश। इनके प्लेस पे क्या आ सकता है? देखो बच्चों, बोला गया है 2 3 4 4 5 6, एक डाइस है, उस डाइस के तीन आपको साइड्स दिखाई गई हैं। मुझे ये बताइए बच्चों कि अगर 2 की मैं बात करूं, 2 भी छोड़ो, चलो 4 की बात करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, क्या 4 के ऑपोजिट, वैसे 4 नहीं 6 बोला गया है, 6 के सामने सामने बताना है, सॉरी। आपको पूछा गया है 6 के सामने क्या क्या आ सकता है। मुझे बताइए 6 के सामने क्या 6 के सामने 4 आ सकते हैं? नहीं आ सकते। 6 के सामने 5 भी नहीं आ सकते, 4 भी नहीं आ सकते। तो जिन ऑप्शन में 4 और 5 है तो कैंसिल कर दो। 4 इसमें ही है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अब अगली बात ये देखिए कि जैसे अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 के सामने क्या क्या नहीं आ सकता? 4 के सामने 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि सामने सामने। 4 के सामने 5 भी नहीं आ सकता बच्चों, 4 के सामने 5 भी नहीं आ सकता। तो कहने का भाव ये है कि 4 के सामने 2 नहीं आ सकता, 4 के सामने 3 नहीं आ सकता, 4 के सामने 5 भी नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए 3 और 1 का, तो अगर 3 और 1 को मैं यहाँ पे रख दूं, क्या बात बनेगी आपकी? कहिए। चलो इसको इस तरीके से, दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट, मुझे इरेज करने दो इसको। हाँ जी, आपको ये बोला गया है कि 6 के ऑपोजिट आपने बताना है कि क्या हो सकता है। 6 के ऑपोजिट हम क्या ले सकते हैं। देखिए मुझे ये बताइए आप
कि यहां से 6 के ऑपोजिट में 5 है 4 है, 6 के ऑपोजिट में 5 और 4 है, तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं हो सकते, इस वजह से इस ऑप्शन को मैंने कैंसिल कर दिया। ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 ऑपोजिट में, मतलब अगर 6 के सामने 5 है तो मतलब यहाँ पे सामने सामने आ सकते हैं क्या? सॉरी मैं तो कुछ गलत बता रहा हूँ आपको, जो ऑपोजिट थोड़ी पूछा गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से। ओके, हाँ आपको ये पूछा है 6 के ऑपोजिट ने, आपको ये पूछा कि 6 के सामने क्या क्या आ सकता है। सॉरी सॉरी, अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे 4 यहाँ पे बच्चों, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 के सामने क्या क्या है? 4 के सामने 5 है, 4 के सामने 6 है, 4 के सामने और क्या है? 4 के सामने 3 भी है, 4 के सामने 2 भी है। तो ये चीज अगर सामने, तो 4 के ऑपोजिट में बच्चों 1 होगा, ये बात आप समझते हो? तो 4 और 1 तो कभी सामने सामने, मतलब 4 और 1 दोनों इकट्ठे तो नहीं आ सकते, तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस बात को आप समझेंगे। लेकिन अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करूं, यहां से जैसे थर्ड रूल आप लगाते हो, तो क्या दिखता है आपको? 4 3 2, यहां से 4 6 5, 2 के ऑपोजिट 5 है, 3 के ऑपोजिट 6 है। इस बात को समझो, 4 के ऑपोजिट मैंने जो बताया 1 है, तो 3 और 6 का पेयर है, 2 और 5 का पेयर, और 1 और 4 का पेयर, मतलब ये दोनों चीजें सामने सामने तो नहीं आएंगी। अगर 6 के ऑपोजिट में 3 है बच्चों, 6 के ऑपोजिट में अगर 3 है तो 3 वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। 3 अगर ऑपोजिट में तो कोई भी सामने नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 1 यस ये हो सकती है, क्योंकि 5 एक अलग पेयर से और 1 एक अलग पेयर से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे अलग क्वेश्चन देखें, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ दिस वन। देखो आपको लिखा है 5 6 2, तो यहां से क्लॉकवाइज फिर से घूमिए, आपको दिख रहा है 5 6 2, अगले में 5 से फिर घूमिए 5 3 4, तो 2 के ऑपोजिट में 4, 6 के ऑपोजिट में 3, 5 के ऑपोजिट में 1 होगा। अब 1 के सामने क्या नहीं आ सकता? 1 के सामने 5 नहीं आ सकता, तो 5 वाले ऑप्शन कैंसिल कर दो, तो बचा यही आंसर 2 और 3। 2 यहां से ले लिया, 3 यहां से ले लिया। अगला, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ डैश डैश ना, तो देखिए यहां से भी सी के क्लॉकवाइज घुमाइए, सी बी ए, फिर से घुमाइए सी एफ डी, तो ए के ऑपोजिट में, बी के ऑपोजिट में, सी के ऑपोजिट में जो भी होगा ई रख लो, फिलहाल ई है। तो डी के सामने क्या नहीं आ सकता बच्चों? डी के सामने ए नहीं आ सकता, ए वाला कोई ऑप्शन है? हाँ ये है, ये नहीं हो सकता। अब इसके अलावा बी और एफ और सी ई बी सी, इनमें देखो कौन सा बच्चों बी और एफ का पेयर है। अगर बी के ऑपोजिट में एफ है या एफ के ऑपोजिट में बी है, तो बी और एफ इकट्ठे तो नहीं आएंगे दोनों सामने सामने, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जैसे सी के ऑपोजिट में बच्चों सी और ई का पेयर है, सी के ऑपोजिट में ई, ई के ऑपोजिट में सी, तो ये दोनों भी सामने सामने नहीं आ सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं, तो बचा हुआ बी और सी आंसर है। बी आपने यहां से ले लिया, सी आपने यहां से ले लिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। तो बच्चों ये आज के 10 प्रश्न थे जो कि हमने सॉल्व किए। अब इसके साथ अगर बात करूं मैं आपके साथ डाइस की, तो डाइस में हमने जो पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा एक स्टैंडर्डाइज, एक नॉन स्टैंडर्डाइज, एक हमने टाइप्स पढ़ लिए इसके, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब डाइस का सारा पोर्शन खत्म है। इसके बाद अब बचता है एक टॉपिक जो कि है ओपन डाइस, खुला पासा, उसके कुछ प्रश्न करेंगे, उस टॉपिक को एक लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे, तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।